हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल्स का, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला बायोमोलिक्यूल और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी जो हमें मिलता है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। यानी ये एनर्जी का मेन सोर्स है। हमारे फूड में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके, ओ इधर आइए, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। तो ये मेन सोर्स है एनर्जी का। और फर्स्ट रेस्पिरेटरी, देखिए ये मेन सोर्स है एनर्जी का, मैंने बताया भी है। और पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना। पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें जो चीज जाता है पहली बार, है ना, वो यही जाता है, कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे सर फैट भी तो जाता है, लिपिड भी तो जाता है। यस, वो जाता है, लेकिन वो रेस्पिरेशन के बीच में कहीं चेंज होकर बीच में जाता है। ठीक है, जैसे आप बात कर लो कि फैट या लिपिड वो कहां पे जाता है, तो वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच में चेंज होकर बीच में ग्लाइकोलिसिस के बीच में आता है। इसके अलावा प्रोटीन पायरुवेट में आ सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम या क्रेब साइकिल के बीच में आ सकता है, बट ये स्टार्टिंग से है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन, तो ये स्टार्टिंग से, इसीलिए कहते हैं इसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चलिए, तो हम लोग देखते हैं जरा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहले हम लोग मानते थे कि कार्बोहाइड्रेट ये है, मतलब ये x का जो भी वैल्यू होने वाला है y का वही वैल्यू होगा। मतलब पहले हम लोग मानते थे x इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यानी x का वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 6 लिखा है तो y का वैल्यू भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा C6 H2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 और O6, है ना, सॉरी O6, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ऐसा पहले मानते थे, बट ये सही नहीं है। केमिकली क्या सही है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आज क्या सही है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, ये होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं आज के अकॉर्डिंग क्या है। आज के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड हो जाएंगे या तो कीटोन। सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ में आया? इसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो लगभग 2:1 होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त यही हो। जैसे डीऑक्सीराइबोज का अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये रेशियो मेंटेन नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में ये ही रेशियो मेंटेन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, ऑफन हम लोग कह देते हैं कि इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन और साथ में वाटर। तो इसीलिए हम लोग इसको जनरली कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बट सही क्या है, सही ये है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड और कीटोन का। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, 2 3 4, और एक फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है CHO, ठीक है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा, या तो वो कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। आइए देखते हैं इसके केमिकल नेचर। तो केमिकली मैंने बताया ही है कि क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल होता है वाटर में और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। बट जैसे जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में और पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते। ठीक है, सब कार्बोहाइड्रेट पानी में सॉल्युबल भी नहीं होता, है ना, बट मोस्ट ऑफ देम सॉल्युबल भी है और स्वीट भी होता है। ठीक है, हमारा जो एनर्जी का नीड है, हम जो डेली खाना खा रहे हैं उसमें 55 to 65% ऑफ डेली एनर्जी नीड हमारा कार्बोहाइड्रेट ही पूरा करता है। हमारे फूड में भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो हमें उससे एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, जिसका यूज करके हमारा बॉडी क्या करता है, एनर्जी डिमांड को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मान लीजिए कि एक बीकर है यहां रखा हुआ, ठीक है, इस बीकर में मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया कोई भी कार्बोहाइड्रेट का, यहां भी एक बीकर रखा हुआ है
और इसमें भी मैंने दे दिया कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, यहां भी एक बीकर रखा है और इसमें भी मैंने दे दिया कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है यहां पर, इसमें मैंने पानी डाला, यहां भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी पानी डाल दिया, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी पानी डाल दिया। ठीक है, तो जब इसको हम चेक किए तो ये एक मॉलिक्यूल पहले था, पानी डालने के बाद भी ये एक मॉलिक्यूल ही रहा। इसका मतलब इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, पानी मिलाने की वजह से ये फर्दर टूट नहीं रहा है। जबकि इसमें जब पानी डाले तो हमें दिखा कि ये 2 यूनिट में टूट गया है। इसका मतलब 2 सब यूनिट से मिलकर ये बना हुआ था, इसमें जो भी शुगर है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना था, ए और बी। जैसे ही पानी डाले ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो शुगर है ना वो 2 यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें जैसे ही पानी डाले तो ये मान लीजिए 20 अलग अलग सब यूनिट्स में टूट गया है ना, ऐसे ऐसे ए बी सी डी करके 20 अलग अलग सब यूनिट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो शुगर था वो 20 सब यूनिट से मिलकर बना था, या 20 यूनिट से मिलकर बना था। ये सिंगल यूनिट से था, कितना भी पानी डाले नहीं टूटा। ये 2 यूनिट से मिलकर बना था, पानी डालते ही 2 यूनिट में टूट गया। इसमें पानी डाले तो ये 20 अलग अलग यूनिट्स में टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका हाइड्रोलाइसिस, है ना, पानी देकर तोड़ने के आधार पर। अगर आप पानी डालते हो और एक भी नया कुछ नहीं मिलता, मान लीजिए जितना था यानी 1 यूनिट आपने लिया शुगर, आपने उसमें पानी डाला, फर्दर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, 1 था 1 ही रह गया, इसका मतलब मोनोसैकेराइड अकेला यूनिट से बना हुआ है। अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा, लगभग 10 इतने यूनिट से अगर मिलके मान लीजिए बना है तो वो हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा यूनिट। अब 10 से ज्यादा यूनिट वाले क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब सिंगल यूनिट, कितना भी आप पानी डालो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। ओलिगोसैकेराइड मतलब अगर आप पानी डालते हो तो वो इतने यूनिट्स में टूट सकता है, 2 या 3 4 5 ऐसे। पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज्यादा यूनिट्स में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स क्या है, अभी मैंने बताया मोनो मतलब है सिंगल, है ना, सैकेराइड्स शुगर, तो सिंगल शुगर का यूनिट है उसे हम लोग कह रहे हैं मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड 2 कार्बन का, 1 कार्बन, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसमें से कितने भी कार्बन का हो सकता है, बट आप जब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो हमने फॉर्मूला आई मीन डेफिनेशन पढ़ा था वो फुलफिल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 1 कार्बन लेता हूं तो 1 कार्बन में कहां हम डालेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, उसके लिए तो 2 OH चाहिए ना, पॉली के लिए 1 से ज्यादा OH नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं सर आप 2 पे डालो, ठीक है 2 पे डाल दिए, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे OH डाल दिए, एल्डिहाइड कहां डालेंगे, एल्डिहाइड नहीं डाल सकते ना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर आप एल्डिहाइड ऐसे करके डाल दो, तो फिर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, COOH, ये तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये H नहीं आएगा, सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मोनोसैकेराइड का आप बात कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, 2 में काम नहीं चलेगा, 1 कार्बन से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, 3 कार्बन चाहिए मिनिमम। अब ये मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखिए जरा बात कुछ इंपॉर्टेंट, इसको सिंपल शुगर कहते हैं, ये सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल, है ना। फिजिकली इसको और ज्यादा आप स्मॉलर सब यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते, ये जितना है उतना ही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला यही है। ठीक है, और x यहां पर मोस्टली y के बराबर ही होता है। ठीक है, और H2 आई मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही 2:1 के रेशियो में होता है। पहला स्टेप जो ऑक्सीडेशन का होता है उसमें यहां पर फॉस्फोराइलेशन होता है। अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है या आपको याद है तो क्या होगा, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो पहली बार जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस प्रोसेस का नाम है फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सब डी या फिर एल फॉर्म में पाए जाता है। ये स्मॉल डी मैं लिख देता हूं यहां पर, एक होता है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, तो ये आपको बताएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। इसका मतलब कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी राइट क्लॉक आई मीन क्लॉकवाइज, लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज।
तो स्मॉल डी स्मॉल एल ये बताता है। एक हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल डी कैपिटल एल। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल हमें बताता है कि लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसके ऊपर OH का अरेंजमेंट किस साइड है। तो ये वाला हमें बताता है लास्ट वाले कायरल कार्बन के ऊपर OH का अरेंजमेंट, जबकि ये हमें बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी कि कितने डिग्री से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कैपिटल डी कैपिटल एल के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और स्मॉल डी स्मॉल एल के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, जिसका यहाँ पे फोटो बना हुआ है डाइहाइड्रोक्सी, ये हमेशा एक ही फॉर्म में पाया जाता है, ये हमेशा सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये है इसका फॉर्म। अब मैं आपको पहले बताता हूं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। थोड़ा मैं इसको कवर कर देता हूं, ये कवर होगा? अच्छा ठीक है, मैं यही बनाता हूं, खाली जगह तो पीपीटी में होना चाहिए। आइए मैं यहीं पे बनाता हूं, कुछ कुछ मैं दिखाता हूं बनाकर। मोनोसैकेराइड्स मैंने बताया था ना कि ये 3 कार्बन का होता है मिनिमम, और मैक्सिमम ये हो सकता है 7 कार्बन का। इससे ज्यादा कार्बन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैक्स टू मैक्स ये 7 कार्बन का ही होता है। अब ये जो कार्बन मैंने बताया है कि ये इतने कार्बन का है, इतने कार्बन का है, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बताया है कि ये 3 कार्बन 4 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन में भी ये 2 फॉर्म में पाया जा सकता है। एक को हम लोग कहते हैं एल्डोज सुगर, एक को हम लोग कहते हैं कीटोज सुगर। ठीक है, कीटोज सुगर का मतलब है कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, जबकि एल्डोज में क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा, तो 3 कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं, 3 कार्बन का अगर कोई है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रायोज। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? ट्रायोज। तो मैं लिखता हूं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ट्रायोज। अब ट्रायोज में अगर मैं एल्डोज का एग्जाम्पल बनाऊं तो कैसा बनेगा? 1 2 3। इस पे आपको दिखाना है एल्डिहाइड, टर्मिनल पे हमेशा एल्डिहाइड को आपको दिखाना है, बीच में तो वो आ ही नहीं सकता। और कीटोन आप जब भी ड्रॉ करोगे ना तो वो सेकंड कार्बन पे दिखाना, चाहे नीचे या ऊपर कहीं से भी आपको सेकंड कार्बन पे दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आप OH लिख दो। यहां पे मैं CH2OH लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि OH यहां पे लिखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक यहां पर, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड। ये हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड। जबकि ये कैसा सुगर है? ये 3 कार्बन का है लेकिन एल्डोज सुगर है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। अब मैं इधर बनाता हूं, सेकेंड कार्बन पे कीटोन, यहां पर CH2OH और CH2OH। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर है फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा है? यह कीटोज सुगर 3 कार्बन का। इसके लिए वर्ड यूज हम लोग करते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब कायरल कार्बन देखते हैं। कायरल कार्बन किस कार्बन को कहते हैं? कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसका वैलेंसी, चारों वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए। तो यहां तो मुझे कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा। क्या यहां कायरल कार्बन दिख रहा है? यस, ये आपको कायरल कार्बन दिख रहा है, ये वाला। इसका मतलब इसका 2 फॉर्म हो सकता है। कौन कौन सा? एक जो मैंने ये वाला फोटो बनाया, और एक कुछ ऐसा भी बन सकता है। देखिए,
जब इसके OH को राइट से हम लेफ्ट कर दे तो ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो अरेंजमेंट है पॉसिबल। एक है CHO, एक है CHOH और CH2OH। इसका मतलब ये ग्लिसरल्डिहाइड दो अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है। इसके लिए वर्ड यूज हम लोग करेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसके राइट साइड में अगर OH है, राइट साइड में अगर देखिए ये लास्ट कायरल कार्बन, फर्स्ट कायरल कार्बन, जो भी कहना है कह दो, क्योंकि ये लास्ट और फर्स्ट तो एक ही है इसका, तो ये राइट साइड है तो डी वर्ड यूज करेंगे, वो भी कैपिटल वाला। ये कैपिटल डी कोई भी किसी भी तरीके से आपको नहीं बताएगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाता है, उसके लिए स्मॉल डी यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जबकि अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है तो इसके लिए वर्ड यूज होगा कैपिटल L, है ना, तो ये हो जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड और इसके लिए हो जाएगा कैपिटल में डी ग्लिसरल्डिहाइड। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डी वाला फॉर्म बहुत ही कॉमन है, ग्लूकोज डी, है ना। हम लोग जो टीवी पे ऐड देखते हैं तो क्या बताता है, ग्लूकोन डी पियो, ग्लूकोन डी। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी ग्लूकोन डी को जानता है। अगर ग्लूकोज L आपने ले लिया ना तो बॉडी उसका यूज ही नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पहचानता वो, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ये ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड और ये L ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ठीक है, 3 कार्बन का। तो एक हो गया आपका एल्डोज सुगर, एक हो गया कीटोज सुगर। ऐसे ही 4 कार्बन वाला अगर कोई होगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा टेट्रोज। ये तो 3 कार्बन के लिए था, ट्रायोज। 4 कार्बन और ट्रायोज का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में एक भी कायरल कार्बन नहीं है। चलिए 4 कार्बन के लिए बात करते हैं, तो 4 कार्बन के लिए एग्जाम्पल हो सकता है थ्रियोज, सॉरी मैं यही चेंज कर देता हूं, थ्रियोज। इसके अलावा इरिथ्रोज, ये सब। इसके अलावा यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा इरिथ्रुलोज। तो एक चीज मैं और बताता हूं, जितना भी कीटोज सुगर है ना, सिर्फ इसको छोड़ के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के जितने भी कीटोज सुगर है आप देखोगे उसका सफिक्स ऐसे होता है, उलोज, उलोज, है ना। सबके सफिक्स में आएगा उलोज। उलोज का मतलब है वो कीटोज सुगर है, और जिसमें सिर्फ ओज आया है इसका मतलब वो कैसा सुगर है? एल्डोज सुगर है, ठीक है। तो ये हो गया इरिथ्रोलोज और ये होगा थ्रियोज इरिथ्रोज। तो ये 4 कार्बन का है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 5 कार्बन का कंपाउंड। मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूं, इसको हटाकर। अब बात करेंगे हम लोग 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटोज। इसके लिए वर्ड यूज होगा पेंटोज सुगर। और पेंटोज सुगर भी कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, एक होगा एल्डोज, एक होगा कीटोज। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। एक है एल्डोज, एक है कीटोज। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं तो इसका एग्जाम्पल होगा राइबोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइबुलोज, है ना। नाम चेंज हो गया, उलोज आ गया। उलोज का मतलब सफिक्स जब उलोज आ रहा है इसका मतलब वो कीटोज है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए में है, डीऑक्सीराइबोज। इसके अलावा इधर हो जाएगा दूसरे सुगर्स भी हो जाएंगे जैसे एराबिनोज, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग राइबोज का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, क्योंकि आरएनए में राइबोज सुगर पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं।
थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 5 कार्बन। तो ये एल्डोज शुगर है। तो आपको कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं। अगर एल्डोज यानी एल्डिहाइड वाला है ना शुगर, तो आपको एल्डिहाइड सबसे ऊपर दिखा देना है CHO, लास्ट में तो CH2OH लगा देना है और कुछ नहीं करना, OH लगा देना है, बस हो गया। ये हो गया राइबोज। अगर आप इसके सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन छीन लेते हो, यानी आपने क्या किया, यहां से इस ऑक्सीजन को मान लो आपने हटा दिया, तो यही बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। अगर आपने यहां से ऑक्सीजन हटाया तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं हम लोग, मैं यहां लिखता हूं 6 कार्बन। अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हेक्सोज, तो वो हेक्सोज शुगर हो जाएगा। हेक्सोज में एल्डोज का एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, है ना। तो हेक्सोज में एग्जांपल है ग्लूकोज, उसके बाद है गैलेक्टोज, उसके बाद है मैनोज। ठीक है, अगर मैं बात करूं कीटोज शुगर 6 कार्बन का, वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा फ्रक्टोज। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने बोला था कि जो भी ओज लगता है, जहां भी ओज लगा, जहां भी ओज लगा, ओज का मतलब है कि वो एल्डोज शुगर है। फिर फ्रक्टोज में ओज आ गया और ये तो कीटोज शुगर है। यस, फ्रक्टोज का दूसरा नाम भी होता है, फ्रक्टोज का दूसरा नाम है लीवुलोज। और आप ध्यान से देखो इधर, तो इसमें आ गया उलोज, है ना। फ्रक्टोज का ही दूसरा नाम है लीवुलोज, तो उलोज आ गया, इसका मतलब ये भी कैसा है, कीटोज शुगर है। ठीक है, तो ये था एल्डोज कीटोज। और एक 7 कार्बन का भी होता है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बट 7 कार्बन का भी है। तो 7 कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं हेप्टोज शुगर। 8 कार्बन का नहीं होता क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो 7 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा हेप्टोज। इसमें एग्जाम्पल है सीडोहेप्टोज, सीडोहेप्टुलोज। तो मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, या सीडोहेप्टोज, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से क्लियर करता हूं कि मोनोसैकेराइड्स उस तरह के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी वो जितने यूनिट का बना है उतने ही यूनिट का बना है। अब वो कितने, मान लीजिए 1 यूनिट है, वो यूनिट कितने कार्बन का बना है। अगर 3 कार्बन का बना है तो हम लोग बोलेंगे ट्रायोज। 4 कार्बन का मान लीजिए बना है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टेट्रोज। ठीक है, अगर 5 कार्बन का बना है तो पेंटोज, 6 कार्बन का बना है तो हेक्सोज, 7 कार्बन का बना है तो हेप्टोज। अब ट्रायोज में भी आप देखो तो वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो एल्डोज शुगर या तो कीटोज शुगर। तो एल्डोज का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, कीटोज का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अलावा अगर मैं 4 कार्बन का बात करूं टेट्रोज का, तो वो भी एल्डोज या कीटोज के फॉर्म में पाया जा सकता है। तो थ्रियोज है, इरिथ्रोज है, इरिथ्रोलोज कीटोज का एग्जांपल है। इसके अलावा पेंटोज 5 कार्बन का बात करें तो उसमें राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, और कीटोज के फॉर्म में है राइबुलोज। इसके अलावा 6 कार्बन में हेक्सोज का अगर मैं बात करूं एल्डोज में, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज है। जबकि कीटोज के फॉर्म में क्या है, फ्रक्टोज, जिसका दूसरा नाम है लीवुलोज। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्टोज है, उसमें सीडोहेप्टोज और दूसरा सीडोहेप्टुलोज पाया जा सकता है। 8 कार्बन का स्टेबल नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कॉमन। ठीक है, तो मैंने ये बताया। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि आप जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप एल्डिहाइड ग्रुप को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रख दो। ठीक है, और अगर कीटोन है तो उसको सेकंड कार्बन पे रखो। इसके अलावा राइट हैंड साइड में सिर्फ OH लगाते जाओ, लेफ्ट में H लगा दो, बस हो गया। और नीचे CH2OH लगा दो, बस। ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, मैनोज में, फ्रक्टोज में थोड़ा सा अंतर। ग्लूकोज में क्या होता है, 3rd कार्बन पे आप OH उल्टा करो। अगर हर जगह OH आपने राइट डाला है तो 3rd कार्बन पे लेफ्ट डाल दो। अगर ग्लूकोज में आपने हर जगह लेफ्ट डाला है OH, तो 3rd कार्बन पे राइट कर दो, बस यही है। गैलेक्टोज में क्या करते हैं, इसमें 3rd और 4th कार्बन पे ये काम करते हैं, है ना, उल्टा। मैनोज में 2nd और 3rd कार्बन पे करते हैं। फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, यानी 2nd कार्बन पे तो आपको कीटोन ग्रुप लगाना पड़ेगा, डबल O। और इसके अलावा ग्लूकोज की तरह ही 3rd कार्बन पे उल्टा, जिसका मैं अभी डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, अब शुगर 2 फॉर्म में पाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया शुगर का, ये तो मैंने बताया रिंग, आई मीन चेन फॉर्म। ठीक है, बट ये रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। रिंग कौन कौन सा हो सकता है, या तो पायरानोज रिंग हो सकता है, या तो
फ्यूरानोज रिंग हो सकता है। फ्यूरानोज 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ये कैसा है? 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड में क्या क्या होता है? एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन होता है, ठीक है। जबकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड में क्या होता है? एक ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब ये रिंग कैसे बनाना है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बट सैकराइड में जो रिंग है ना, चेन तो हमने देख लिया या साइक्लिक, इस रिंग के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? हावर्थ ने, ठीक है। तो रिंग कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा, और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आइए पहले रिंग बनाना सीखते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे रिंग बनाना सिखाता हूं। ये एक काम करता हूं, वेट। खाली जगह कहाँ है? चलिए मैं यहीं पे बताता हूं आपको रिंग बनाना। रिंग कैसे बनाना है ये मैं यहीं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्लूकोज की मदद से कि ग्लूकोज का रिंग कैसे बनाना है, उसके बाद फ्रक्टोज का रिंग, उसके बाद राइबोज का रिंग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस वही देखते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है यानी सिंगल यूनिट। इसके अलावा ग्लूकोज हेक्सोज सुगर है यानी 6 कार्बन का बना हुआ। हेक्सोज में भी कैसा वाला? एल्डोज यानी एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें। तो आइए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। रूल क्या बताए थे? रूल बताए थे कि सबसे पहले आपको लगाना है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे क्या है? एल्डिहाइड। तो हम लोग लगाएंगे एल्डिहाइड, जिसको मैं दिखा सकता हूं CHO ऐसे करके। अब क्या करना है? हर जगह आपको OH लगा देना है, कुछ नहीं। राइट साइड OH। मैंने बताया था कि ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप हर जगह राइट साइड OH लिखते हो तो थर्ड में लेफ्ट कर दो, हर जगह लेफ्ट लिख रहे हो तो थर्ड में राइट कर दो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा H, यहां पे मैं लिखूंगा OH। अब जब रिंग बनेगा ना, तो रिंग में होता यह है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां से अटैक करेगा सेकंड लास्ट कार्बन पे। हमेशा ये सेकंड लास्ट कार्बन पे ही अटैक करता है। यानी आपको जब भी रिंग बनाना हो तो आप क्या करो? सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैक करवा दो, बस बाकी अपने आप हो जाएगा। आइए देखते हैं। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस OH ग्रुप को यहां से जाना पड़ेगा। तो इस OH ग्रुप को मैं तब तक के लिए यहां साइड में लिख देता हूं। अब यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? ऐसा कुछ बॉन्ड बनाएगा। इसको मैं यहां दिखाता हूं। C 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो यहां जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन अभी इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और बाकी चीज तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाकी चीज वैसा ही है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा बन गया, लेकिन इस कार्बन का वैलेंसी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा इस OH को यहां से हम लोग हटा दिए थे। तो बस आपको इस OH को यहां पर ले जाके रख देना है। इससे क्या होगा? OH भी अपने जगह पे चला जाएगा, इसके अलावा कार्बन का वैलेंसी भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे OH लगा देते हैं, लगा दिए OH, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो रिंग बन के तैयार हो चुका है। ये है हमारा रिंग, ये है रिंग, ये है रिंग। इस रिंग को हम ड्रॉ करने वाले हैं यहां, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? इसका नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन नंबर फर्स्ट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं पे था, एल्डिहाइड। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है
और ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा रिंग बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन फर्स्ट से भी कनेक्टेड हो और फिफ्थ से भी कनेक्टेड हो। तो आइए बनाते हैं एक ऐसा ही रिंग। तो ये किस किस से कनेक्टेड है? ये फर्स्ट और फिफ्थ दोनों से कनेक्टेड है, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन और ये हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है यहां पर सिक्स्थ कार्बन। तो सिक्स्थ कार्बन को हम लोग ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं सिक्स्थ कार्बन को यहां दिखा देता हूं, ये टर्मिनल पे। अब एक और रूल मैं बता रहा हूं कि जो भी चीज राइट साइड है आप उसको, है ना, डाउन साइड नीचे की तरफ दिखाओ। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बट ये ट्रेडिशनल रूल है, लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, और नहीं तो आप लेफ्ट भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे, है ना, OH H आप किधर भी दिखा दो, मैं दिखा देता हूं OH ऊपर, H नीचे। सेकंड में OH मैं नीचे दिखाऊंगा, H, क्योंकि सेकंड में मैंने OH राइट साइड लिखा था इसलिए नीचे। थर्ड वाला उल्टा है, लेफ्ट है, तो मैं OH ऊपर लिखूंगा, H नीचे। इसके अलावा फोर्थ में OH नीचे, H ऊपर। इसके अलावा फिफ्थ में इधर, और ये CH2OH, ऐसा। और ये बन गया ग्लूकोज। इस रिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पायरानोज रिंग, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना। इसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका पायरानोज रिंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट कार्बन को आप ध्यान से देखो, इसका OH किधर भी हो सकता था, ऊपर भी नीचे भी। तो इसका OH अगर मान लीजिए उस साइड है जहां पर CH2OH ही है, यानी दोनों अगर सेम साइड है, तो इस केस में हम लोग इसे बोलेंगे बीटा फॉर्म। और अगर मान लीजिए ये अपोजिट होता है, यानी CH2OH ऊपर और OH नीचे, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं अल्फा। अगर ये नीचे होता तो, लेकिन अभी तो ये सेम साइड है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बीटा। तो ये था किसका स्ट्रक्चर? ये था पायरानोज का स्ट्रक्चर, यानी ग्लूकोज का। कुछ नहीं करना था, फंक्शनल ग्रुप को अटैक करवाओ सेकंड लास्ट कार्बन पे। सेम कहानी हम करने वाले हैं किसमें? फ्रक्टोज में। और उसमें जो रिंग बनेगा वो अपने आप बन जाएगा फ्यूरानोज रिंग। तो आइए देखते हैं, अब एक फ्यूरानोज रिंग बना के देखते हैं। फ्रक्टोज का क्या करना है? सेम कहानी। इसमें भी थर्ड कार्बन पे थोड़ा सा चेंज करना था। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, यानी हम लोग यहाँ पे सेकंड कार्बन पे दिखाएंगे कीटोन। अब कुछ नहीं करना है, इसको अटैक करवाना है सेकंड लास्ट कार्बन पे। होगा क्या? जैसे ही हम इसको अटैक करवाएंगे तो इसका OH यहां से छुट्टी हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे, और यहां का OH किस पे चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा, इस कार्बन पे। अब हम लोग करेंगे इसका नंबरिंग और ड्रॉ कर देंगे फोटो, सिंपल। आइए, ये कार्बन है फर्स्ट, ये कार्बन है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। और रिंग को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस रिंग को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिंग कैसा है? ऐसा है, ये है रिंग। रिंग में कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड है। तो आइए रिंग बनाते हैं। ऑक्सीजन है, किस किस से कनेक्ट है? 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग ऐसा बनता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन फिफ्थ कार्बन से कनेक्टेड है और सेकंड कार्बन से कनेक्टेड है। तो चलिए ठीक है, हम लोग नंबरिंग वैसा ही करने वाले हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ ही है ना, सॉरी ये सेकंड कार्बन है, गलती हो गया। ये है सेकंड कार्बन और ये है फिफ्थ कार्बन। इसका मतलब थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, और इसका ये मतलब है कि फर्स्ट कार्बन ये होगा, सिक्स्थ कार्बन ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिक्स्थ कार्बन को हम लोग CH2OH यहां पर दिखाएंगे,
और फर्स्ट को वहां दिखाएंगे। तो ये है CH2OH और ये है CH2OH, ठीक है। ये हो जाएगा 6th कार्बन और ये हो जाएगा 1st कार्बन। इसके अलावा नीचे आप दिखाओगे क्या, नीचे आप दिखाओगे यहां पर क्या लगा हुआ है 5th कार्बन से, एक तो CH2OH तो मैंने दिखा दिया, और 5th कार्बन से और दूसरा H लगा है तो यहां पर H दिखाएंगे। सेकंड से यहां पर OH लगा है तो हम यहां पर OH ड्रॉ करेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड में उल्टा है, OH लेफ्ट तो मैं OH को ऊपर लिखूंगा H, और फोर्थ में OH राइट तो OH नीचे। ये हो गया फ्यूरानोज रिंग, यानी फ्रक्टोज का ये फ्यूरानोज रिंग है, आप देख लीजिए। सिंपल है ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको, बस फंक्शनल ग्रुप को अटैक करवा देना है लास्ट पे। आप राइबोज का भी बना सकते हो, जो राइबोज शुगर यूज होता है DNA RNA में, उसका भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कैसे करना है ड्रॉ, सिंपल, यही कहानी है। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, और राइबोज कैसा है, ओज, ओज लगा है, इसका मतलब एल्डिहाइड वाला है। तो आइए एल्डिहाइड यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया OH 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 CH2OH, और ये सब तो हाइड्रोजन ही है, ये सब तो हाइड्रोजन। इसको बस यहाँ पे अटैक करवाना है। जैसे ही अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, अटैक करवाएंगे तो ये OH का ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बना जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। अब इसको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, बस अंतर ये आ जाएगा कि इसमें फर्स्ट कार्बन आप देखो बाहर था, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड है। नंबरिंग कर देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसमें कहां से कनेक्टेड था ऑक्सीजन, सेकंड से और 5th से, जबकि यहां फर्स्ट से कनेक्टेड है। तो आइए इसका फोटो बनाते हैं, बहुत सिंपल है। तो ऑक्सीजन किस किस से अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है पहले कार्बन से और 4th कार्बन से। तो मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूं और मैं इसको 4th बोल रहा हूं, तो ये 3rd हो जाएगा और ये 2nd हो जाएगा। इसके अलावा 4th से यहां पे अटैच्ड है 5th कार्बन, तो 5th को मैं यहां लिख देता हूं CH2OH, ये हो जाएगा 5th कार्बन। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो बस कर देना OH H OH H OH H H, बस हो गया। अगर आपने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया तो वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। ये तो राइबोज का फोटो था, ये फ्रक्टोज का फोटो है, ये फ्रक्टोज है, ये राइबोज है, और दोनों ही कैसा रिंग बना रहा है, दोनों ही फ्यूरानोज रिंग बना रहा है। अंतर देख लो, 5th कार्बन यहां पर बाहर है और कोई नहीं, यहां पर 5th कार्बन और 1st कार्बन दोनों ही बाहर। और मैं बता दूं कि फ्रक्टोज सिर्फ फ्यूरान रिंग नहीं बनाता, ये पायरानोज रिंग भी बनाता है, बट पायरानोज रिंग लेस स्टेबल होता है, इसीलिए वो चेंज होता रहता है ना, मोर स्टेबल, यानी फ्यूरानोज रिंग की तरफ। ठीक है, तो ये आप ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस रिंग में भी मैंने बताया है कि जिधर CH2OH है, अगर उधर ही OH आ गया फर्स्ट कार्बन का, तो उसको हम लोग बोलेंगे बीटा फॉर्म। सेम साइड आ गया तो बीटा फॉर्म, और अगर ऑपोजिट है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अल्फा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें तो नहीं कर सकते, मान लीजिए इसमें अगर ये OH नीचे होता तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते अल्फा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुगर्स के बारे में। यही मैं बता रहा था कि अगर फर्स्ट कार्बन पे, यही मैं बता रहा था कि अगर फर्स्ट कार्बन पे आप देखो OH नीचे है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है अल्फा, क्योंकि CH2OH ऊपर और ये नीचे अपोजिट साइड, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अल्फा। अगर सेम साइड में है, सेम साइड में, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है बीटा। ठीक है, क्या वर्ड यूज होता है, बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा समझ में आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में किस तरह का चीज शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एनोमर। ये दोनों आपस में है एक दूसरे के एनोमर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन पे किसी तरह का OH या हाइड्रोजन का, जनरली OH का, अगर कुछ 3D अरेंजमेंट में आपको दिख रहा है अंतर, डिफरेंस,
इसका मतलब वो दोनों क्या है, एनोमर्स है। तो देख लीजिए, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जब एक्वस सॉल्यूशन है ना रहता है तो ग्लूकोज अपने आप साइक्लिक स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका ऐसा नहीं होता है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि वो होता है या तो ऐसा चेयर फॉर्म में, ठीक है, या तो वो हो सकता है बोट फॉर्म में ऐसा, या तो चेयर या तो बोट। चेयर ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं एपीमर्स के बारे में। एपीमर्स क्या होता है? एपीमर्स एक ऐसा आइसोमर है जिसमें किसी एक कायरल कार्बन में डिफरेंस हो, एक कायरल कार्बन में। तो आइए देखते हैं कैसा डिफरेंस है भाई। ये फोटो है ग्लूकोज का, 1 2 3 4 5 6। आप देखो थर्ड कार्बन पे, मैं अंडरलाइन करता हूं, यहां पे थर्ड कार्बन पे देखो OH लेफ्ट साइड है। यहां पर कहां कहां अंतर है? यहां सेकंड और थर्ड में अंतर है, ठीक है, और यहां पर थर्ड और फोर्थ में अंतर है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कंपेयर करो ग्लूकोज को सबसे पहले मैनोज के साथ। तो यहां थर्ड में, यहां थर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड थर्ड तो सेम है, अंतर यहां आ गया, एक कायरल कार्बन में डिफरेंस। इसके सेकंड में भी OH लेफ्ट साइड है, जबकि इसके सेकंड में नहीं है। थर्ड वाला तो सेम है, थर्ड में इसमें भी इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी सिर्फ इस कायरल कार्बन में डिफरेंस आया है दोनों में, एक ओनली सिंगल कायरल कार्बन में डिफरेंस। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में कहलाएगा एपीमर, ठीक है, ओके। अब आइए बात करते हैं इसका, गैलेक्टोज का। क्या गैलेक्टोज को आप देखो, इसमें कहां अंतर है? ये थर्ड वाला तो इसके साथ ठीक ही है, मैच कर रहा है थर्ड वाला, कोई दिक्कत नहीं। इसका OH लेफ्ट, इसका भी OH लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्थ वाले में तो अंतर है। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, इसका OH राइट, इसका OH लेफ्ट, यानी इस दोनों में सिर्फ एक कार्बन में डिफरेंस आ रहा है अरेंजमेंट में, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपस में, एपीमर। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका, एक ये है जहां पे 3 4, एक ये है जहां पे 2 3, इसमें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्या ये 3 3 सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो अंतर यहां पर किस में आया? 2 और 4 में, यानी इसका 2 इसका 2 अलग अलग है, इसका 4 इसका 4 अलग अलग है, यानी एक से ज्यादा कायरल कार्बन में डिफरेंस है। ऊपर से ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है, यानी ये कहलाएगा आपस में डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ये दोनों हो गया डाइस्टीरियोमर, जबकि ग्लूकोज का मैनोज हो गया एपीमर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हो गया आपस में, एपीमर, ठीक है। तो ये हो गया है आपस में एपीमर। इसके अलावा मैंने बताया है कि अगर लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट साइड है तो आप वर्ड यूज करोगे D, इसके लिए वर्ड यूज करोगे D। अगर यही लेफ्ट साइड होता तो हम लोग वर्ड यूज करते कैपिटल L, अगर ये लेफ्ट साइड होता तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाता L, बट यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा D। और D बहुत ही कॉमन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, D बहुत ही कॉमन है। चलिए, इसी चीज के बारे में मैंने बताया कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, दो टाइप के, एक एल्डोज और दूसरा कीटोज। तो एल्डोज का एग्जांपल क्या क्या है? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है जो कि 6 कार्बन का होता है, इसके अलावा मैनोज है, ये भी 6 कार्बन का होता है, राइबोज और ये 5 कार्बन का होता है। इसके अलावा अगर आप बात करो कीटोज ग्रुप का, कीटोज शुगर का, तो फ्रक्टोज जिसका दूसरा नाम है लीवुलोज 6 कार्बन का, राइबुलोज 5 कार्बन का, और DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का, ठीक है। तो उलोज उलोज जैसे ही लग जाए इसका मतलब वो कैसा है, कीटोज। तो होता यह है कि मोनोसैकेराइड्स में एल्डोज और कीटोज ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं, और जब फ्री होगा तो वो क्या करेगा, कॉपर को रिड्यूस करेगा, और कॉपर को रिड्यूस करके +2 स्टेट से इसको लेकर चला जाएगा कहां पर, +1 की तरफ, ठीक है। ये इसको ले जाएगा +1 की तरफ, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है कि लो भाई मेरा इलेक्ट्रॉन लो, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये ब्लू कलर में यहाँ है, ये ब्लू से हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर फेलिंग्स टेस्ट। तो क्या होता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन आप लो, उसमें कोई भी मोनोसैकेराइड मिला दो या मोनोसैकेराइड का सॉल्यूशन मिला दो, कलर अगर चेंज हो गया इसका मतलब वहां पर शुगर है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लीजिए, उसमें भी आप यही कीजिए, अगर कलर चेंज हो गया इसका मतलब वहां शुगर है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है
यूरिन में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए, खास करके जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए फेलिंग्स टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है। और जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, याद रखने वाली बात है, जितने भी मोनोसैकेराइड है सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि ये इन सॉल्यूशंस में कॉपर को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। इनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। आगे आइए, 3 कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं ट्रायोज, ये मैंने बताया ही है। 3 कार्बन को कहते हैं ट्रायोज, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, एग्जांपल इसका हो जाएगा C3H6O3। ये वही फॉर्मूला है CXH2OY, और जिसमें हम मान के चलते हैं कि X इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर मैं C3 लिखता हूं तो H6 हो जाएगा और O3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए C3H6O3। इसका एग्जांपल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना, यानी ये 3 कार्बन का कीटोज शुगर है। इसके अलावा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये कैसा है? यह एल्डोज शुगर, 3 कार्बन का। चलिए अब बात करते हैं 4 कार्बन यानी टेट्रोज। इसमें एग्जांपल आता है किसका? इरिथ्रोज, इरिथ्रुलोज। उलोज आ गया, इसका मतलब क्या है? कीटोज शुगर। ओज आ गया है, इसका मतलब क्या है? एल्डोज शुगर, ठीक है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब आता है पेंटोज यानी 5 कार्बन का। 5 कार्बन का आप देखिए, इसमें है राइबोज, जाइलोज, एराबिनोज, है ना। अगर यहीं पे राइबुलोज आ जाता, जाइलुलोज आ जाता, है ना, राइबुलोज, जाइलुलोज, इसका मतलब वो कीटोज फॉर्म है। और यहां जितना भी एग्जाम्पल दिया वो कैसा है? एल्डोज फॉर्म, एल्डोज शुगर। चलिए तो यहां देखिए डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स जरा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन का कमी, इसीलिए वर्ड यूज होता है डीऑक्सी। डी मतलब हटना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है C5H10O5, जबकि इसमें है C5H10O4, एक ऑक्सीजन का कमी हो गया, ठीक है। इसीलिए यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला रूल फॉलो नहीं होता। और इस तरह के सुगर्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? डीएनए में, ठीक है। इसी वजह से डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि ये तो बहुत ज्यादा पाया जाता है एटीपी में, एफएडी, एनएडी, आरएनए सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन वाले हैं। अब आइए 6 कार्बन का, है ना, हेक्सोज, है ना, 6 कार्बन का। ये मेजर 6 कार्बन सुगर्स होता है, मेजर। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है। जैसे ग्लूकोज का अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं ग्रेप सुगर या फिर ब्लड सुगर। यही है मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का ही ग्लाइकोलिसिस होता है। अगर कोई और शुगर है, कोई और फॉर्म में शुगर है, तो सबसे पहले उसको चेंज किया जाता है किसमें? ग्लूकोज में, और फिर वो जाता है रेस्पिरेशन में। इसीलिए इसे कहते हैं मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। और ये किस तरह का होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमा देता है। इसके लिए स्मॉल डी वर्ड यूज करेंगे, स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब मैंने बताया था कुछ और होता है। कैपिटल डी का मतलब मैंने बताया था कि लास्ट वाले कायरल कार्बन के ऊपर OH, है ना, उसका अरेंजमेंट 3D स्पेस में कैसा है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए ये वर्ड यूज होगा। चलिए फ्रक्टोज के बारे में देखिए। फ्रक्टोज 6 कार्बन का शुगर है, लेकिन कैसा? कीटोज। कैसा शुगर है? कीटोज, यानी यहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इसे फ्रूट शुगर या हनी भी कहते हैं, हनी शुगर भी कहते हैं। ये सबसे स्वीट होता है, पूरे कार्बोहाइड्रेट में सबसे स्वीट होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? लीवो रोटेटरी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, है ना, उसको घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए वर्ड यूज होता है स्मॉल l, ठीक है। और फ्रक्टोज का दूसरा नाम होता है लीवुलोज, लीवुलोज, ठीक है। तो ये लीवुलोज भी कहते हैं इसको। इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं या हनी भी कहते हैं, हनी शुगर भी कहते हैं, हनी में पाया जाता है, ठीक है। अब आइए गैलेक्टोज, इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। नर्वस टिश्यू में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और हमारे ब्रेन के लिए जरूरी भी है ना, ताकि हमारा नर्व्स काम करता रहे। तो ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है नर्व्स में, और ये कंपोनेंट है एक लैक्टोज का। लैक्टोज आप पढ़ोगे एक तरह का ओलिगोसैकेराइड्स, उसको बनाने के लिए गैलेक्टोज चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ओलिगोसैकेराइड्स किसको कहते हैं? जो एक से ज्यादा यूनिट से मिलकर बना हो, तो उसमें एक यूनिट गैलेक्टोज है। अब 7 कार्बन वाला भी देख लेते हैं जरा क्या कहानी है। 7 कार्बन, तो 7 कार्बन जिसे हम लोग कहते हैं हेप्टोज, है ना,
उसमें आपको सीडोहेप्टुलोज देखने को मिल सकता है। ये लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड से, इसका मतलब आप इसमें कितना भी पानी मिला दो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होने वाले, ये सिंगल यूनिट के ही रह जाएंगे। आइए अब बात करते हैं जरा सा ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड्स का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट में टूट सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये केमिकल ब्रिज बनाता है दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में, और जब इसके दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहां से वाटर रिलीज हो जाता है, वहां से H2O मॉलिक्यूल एक रिलीज होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डायरेक्शन है 1 प्राइम 5 प्राइम, मैं दिखा रहा हूं 1 प्राइम 2 प्राइम, तो ये अलग अलग तरह के सुगर्स बनते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हो रहा है यहां पर बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। यहां जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, और यहां पर हो रहा है डिहाइड्रेशन। बताया है कि फ्रक्टोज में जब लिंकेज होता है 1 और 2 के बीच में तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है, क्योंकि वहां पर फ्री फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं रहता, और जब फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होगा तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता कॉपर को। आइए हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं बना के या फिर बना हुआ। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, किसका ले लूं, मैं ले लेता हूं सुक्रोज का है इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सुक्रोज का। यह है अल्फा डी ग्लूकोज, यह है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, इसके बीच में। तो ये होता 1 2, ये अल्फा का 1 और बीटा का 2। मैं यहीं पे बनाता हूं, इससे बनाता हूं। तो यह ऑक्सीजन, नंबरिंग कर ले। यह है नंबर फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है नंबर 1 2 3 4 5 6। यहां पर आएगा CH2OH, यहां पर आएगा CH2OH, यहां पर CH2OH, इसके अलावा यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा फ्रक्टोज है ना, तो H, यहां पर आएगा OH, यहां पर OH, यहां H, यहां H, यहां पे आप ले लो OH, यहां H, यहां पे ले लो OH, यहां पे H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, ठीक है। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों, क्योंकि OH है यहां पर नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, यहां पे लिखा है ना अल्फा, तो हमने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये हो गया, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, ये बीटा डी फ्रक्टोज, ये OH, ये CH2OH के ठीक अपोजिट है, सॉरी सेम साइड करना है ना हमें, तो मैं इसको नीचे कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं नीचे, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं CH2OH। अब हो गया ये बीटा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड होना चाहिए था, ओके, ये 6th कार्बन, ओके। तो ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज, इसका सेकंड कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसके बीच में होगा यहां पर बॉन्डिंग, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और बॉन्डिंग कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है देखना। तो यहां पर है OH, यहां पर है OH, मतलब एक OH ग्लूकोज का, एक OH फ्रक्टोज का। अगर मैं यहां से H2O हटा दूं, सॉरी, अगर मैं यहां से H2O हटा दूं तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन। तो हम यही करने वाले, यहां से OH और यहां से H हटाते हैं, बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन।
और इस ऑक्सीजन को आपस में जोड़ देना है, बस यही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पर हो गया एक H2O का छुट्टी, H2O मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जिस कार्बन से जुड़ता है उसका नंबर हम लोग लिखते हैं 1 2 1 4, है ना, इस सब टाइप से, ठीक है। अगर 1 6 से जुड़ा है तो 1 6 भी लिखेंगे। तो ये हो गया सुक्रोज का डायग्राम। ये सुक्रोज है, इसका मतलब जब हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो पानी हटाए हैं, जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो यहां भी OH यहां भी OH, यानी ये दो अपने अपने सब यूनिट्स में टूट जाएगा फिर से। इसीलिए जो सुक्रोज है उसमें जब आप पानी ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक बीटा डी फ्रक्टोज और एक मिलेगा आपको अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, दो अलग अलग फॉर्म में। तो इसी के बारे में यहां पे दिखाया गया, बताया गया। अगर दो ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, दो मतलब ओलिगोसैकेराइड्स में दो सब यूनिट या तीन सब यूनिट अगर आपस में ऐसे जुड़ जाएं कि उनका फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं करेगा। अगर उनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। इसका मतलब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कुछ ओलिगोसैकेराइड इसका मतलब रिड्यूसिंग हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। हाँ बिल्कुल, ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, बट मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। तो लिंकेज देखिए 1 4 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का। ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है ना। ओलिगोसैकेराइड्स में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स इसका मतलब है कि दो यूनिट से मिलकर बना हुआ, तो ये डाइसैकेराइड हो गया। उसमें हम लोग दो शुगर के बारे में देखेंगे, एक माल्टोज और दूसरा है लैक्टोज। तो माल्टोज को हम लोग कहते हैं माल्ट शुगर, और जब स्टार्च का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक माल्टोज भी है, ठीक है। किस चीज से बना होता है माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। कैसा लिंकेज है, इसका पहला वाला कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन ये आपस में जुड़ के बनाता है माल्टोज, ठीक है। लैक्टोज कैसे बना हुआ है, लैक्टोज बना हुआ है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज का पहला वाला और गैलेक्टोज का फोर्थ वाला, इसके बीच में लिंकेज है। कैसा वाला, बीटा 1 4, यानी बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज, दोनों बीटा बीटा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट स्वीट शुगर, है ना। मिल्क शुगर भी होता है, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ह्यूमन मिल्क में लगभग 7% पाया जाता है लैक्टोज। कुछ लोगों को लैक्टोज से एलर्जी भी होता है, तो इसलिए मार्केट में लैक्टोज फ्री मिल्क भी आता है, वही यहां पर बताया गया, ठीक है। अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज यानी किसका फोटो है, ये माल्टोज का फोटो है, ठीक है। यहीं पर दिखाया गया कि कैसे यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आए और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन एटम, ये फोर्थ है मान लीजिए, ये फर्स्ट है तो 1 4, अल्फा है दोनों तो अल्फा अल्फा है तो अल्फा 1 4, ठीक है। फिर से डाइसैकेराइड्स के दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे सुक्रोज, इसको हम लोग केन शुगर भी कहते हैं, शुगर केन में बहुत ही कॉमन है ये। टेबल शुगर भी कहते हैं, और कॉमर्शियल शुगर में यही सबसे पाया जाता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, यही होता ही है, क्योंकि शुगर केन से हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, तो यही है ना, इसमें यही है। केमिकली इसको हम लोग इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, और प्लांट में इसी के फॉर्म में, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब प्लांट में बनता तो है ग्लूकोज, प्लांट में बना क्या है, ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट में बनता है ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। कॉम्पोजिशन किस किस चीज से बना है भाई, सुक्रोज, तो ये बना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, है ना, 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इनके बीच में। ट्री हेलोज, है ना, ये हीमोलिम्फ इंसेक्ट में पाया जाता है, और आप ध्यान से देखो तो यहां पर बड़ा यूनिक लिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 1 लिंकेज देखने को मिलता है, किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज में, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला वाला और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का भी पहला वाला, इनके बीच में काफी यूनिक लिंकेज है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जरूरी नहीं है 2 कार्बन का ही हो, वो 3 कार्बन का भी हो सकता है, उसके लिए वर्ड यूज होगा ट्राइसैकेराइड। 4 कार्बन का होगा टेट्रासैकेराइड, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो 2 से 10। अब बात करते हैं जरा सा पॉलीसैकेराइड्स, मतलब 10 यूनिट से, है ना, 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड्स अगर आपस में जुड़ के
है ना, चेन बनाता है या कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो उस सब का जो नाम हम लोग लिखते हैं उसके सफिक्स में ग्लाइकन्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल। ठीक है, इनका टेस्ट मीठा नहीं होता है। और ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। मैंने बताया था कि जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो तो होता है रिड्यूसिंग, ऑलिगोसैक्राइड्स रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, जबकि पॉलीसैक्राइड्स नॉन रिड्यूसिंग ही होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये चेन बनाते हैं तो हो सकता है कि बीच में फ्री फंक्शनल ग्रुप ना हो, बट टर्मिनल पर तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस टर्मिनल पर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि ओवरऑल जो इफेक्ट है ना वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसीलिए यहां पर वर्ड लिखा है ओवरऑल। ठीक है, ये सही बात है कि टर्मिनल वाला एक है ना जो मोनोसैक्राइड है उसका नेचर होगा रिड्यूसिंग, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसमें एक पार्ट, तो आप खुद सोचो कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब देखिए ये मोनोसैक्राइड, बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीसैक्राइड्स, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, ये वाला एन। ठीक है, पेंटोज बिल्ट फ्रॉम पेंटोजेस एंड पेंटोसेंस। पेंटोसेंस मतलब होता है जब 5 कार्बन वाले मोनोसैक्राइड्स आपस में जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा पेंटोसेंस, है ना। इसका एग्जांपल है एराबेन और जाइलन। अगर 6 कार्बन वाला आपस में जुड़ता चले जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होगा हेक्सान्स, है ना। हेक्सान्स का अगर यूनिट, सॉरी, हेक्सान्स का एग्जांपल्स मैं बताऊं तो मैनन्स हो जाएगा, जो मैनोज 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 है ना उससे जुड़ता चला जाएगा। सेल्यूलोज जो ग्लूकोज 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 से जुड़ता जाएगा। स्टार्च ये भी ग्लूकोज से ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह का लिंकेज देखने को मिलेगा। देखिए, हो सकता है ये फर्स्ट कार्बन हो, ये फोर्थ कार्बन हो, ये फर्स्ट कार्बन हो, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, यानी 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 लिंकेज ऐसा होता चला जाएगा, तो ये पॉलीसैक्राइड्स बन जाएगा। सबसे पहले हम पॉलीसैक्राइड्स में बात करेंगे, होमोपॉलीसैक्राइड्स। होमोपॉलीसैक्राइड्स वो भी किसके लिए, प्लांट के लिए। तो होमोपॉलीसैक्राइड्स का मतलब है कि जब एक ही मोनोसैक्राइड्स बार 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 आता रहे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है होमोपॉलीसैक्राइड्स। इसका एग्जांपल है सबसे पहले सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में आप देखो तो सिर्फ ग्लूकोज, है ना, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज 1 4 1 4 1 4 1 4 लिंकेज, है ना, यहां पर 1 है, यहाँ 4, यहाँ 1 है, यहाँ 4, तो बीटा डी ग्लूकोज 1 4 1 4 1 4 जुड़ता जा रहा है। कितना, 6000 से 10,000 मॉलिक्यूल्स मोनोसैक्राइड्स बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ के एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर। उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज, प्लांट में पाया जाता है। दूसरा स्टार्च के बारे में बात करते हैं। ये मेन स्टोर्ड फूड है प्लांट के लिए। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है प्लांट में। ये 2 टाइप का हो सकता है, एमाइलोज या फिर एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर भी ग्लूकोज चेन बना रहा है 1 4 1 4 लिंकेज, बट ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या था, लीनियर, लीनियर सेल्यूलोज है। अगर लीनियर है, मान लीजिए लीनियर बन रहा, बट वो खुद को ऐसे 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 क्वाइल कर लिया हेलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, तो उस तरह के स्टार्च को हम लोग कहते हैं एमाइलोज। क्या कहते हैं, एमाइलोज। तो एमाइलोज में भी लिंकेज कैसा है, अल्फा 1 4, यानी यही है, ये बीटा डी ग्लूकोज था ना, स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज आएगा और लीनियर चेन बनाएगा, वही लीनियर चेन क्या बन जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वो कहलाएगा एमाइलोज। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 1 4 लिंकेज तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन 6 के साथ भी अगर अटैच हो गया, बीच बीच में कहीं पे 1 6 लिंकेज भी हो गया, कहीं पे 1 4 तो चल ही रहा है, 1 6 भी हो गया, ब्रांचिंग भी हो गया, तो उस स्टार्च के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो ये भी अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज से अमाइलोपेक्टिन भी बना है, अमाइलोज भी बना है। बस अमाइलोज ब्रांच्ड नहीं है, लीनियर है और वो खुद हेलिकल के फॉर्म में बन गया। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, जबकि सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना है। दोनों में बस यही अंतर है, और ये सब कहां पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है। आयोडीन टेस्ट का अगर मैं बात करूं तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता सेल्यूलोज, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो आयोडीन उसमें ट्रैप नहीं होता, तो वो नहीं देता। जबकि ये दोनों ही आयोडीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, आप जैसे ही आयोडीन डालोगे स्टार्च के ऊपर तो वो डार्क ब्लू कलर ले लेता है। क्यों, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल्स फंसेंगे।
ब्रांच्ड है तो यहां भी फंस जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये कि ऊपर वाला है बीटा डी ग्लूकोज, नीचे वाला स्टार्च है अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें भी अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग है 1,4 और 1,6, जबकि इसमें नहीं है। अब आइए अब एनिमल के जरा बारे में बात करते हैं। ये भी है होमोपॉलीसैकेराइड्स, लेकिन एनिमल और फंगस के बारे में बात करते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि एक ही तरह का मोनोसैकेराइड्स बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च इसे कहते हैं। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा, उस एनर्जी को क्या किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाता है। कहां पे, लीवर में किया जाता है ना, या एडिपोज टिश्यू में किया जाता है। तो लीवर में जो इसको स्टोर किया जाएगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। किस चीज का बना हुआ होता है, ये हाईली ब्रांच्ड है ना, और ये किस चीज का बना है, ये भी ग्लूकोज का बना है। यही है वो स्ट्रक्चर, इसका यही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं काइटिन। अच्छा, ये रेड कलर देता है आयोडीन का, यानी ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, बस कलर अलग है। काइटिन फंगल सेल्यूलोज का बात करें तो इसमें लीनियर पॉलीमर होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। ठीक है, हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो जानते हैं, लेकिन एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन का क्या है, कुछ भी नहीं है। ये क्या करना है, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बना लेना है, बन गया। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहां पे एन लगा के एसिटाइल ग्रुप लगा देना है, हो गया खत्म। ये NH में कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्लूकोज का बाकी OHH लगा देना है, तो इसको हम लोग कहते हैं एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। ठीक है, अब यही जो कार्बोहाइड्रेट है, यही मोनोसैकेराइड, ये बार बार आपस में जुड़ता चला जाएगा और ये एक चेन बना देगा, लीनियर चेन है ना, और उस लीनियर चेन को हम लोग कहेंगे काइटिन। इसको हम लोग नाग भी कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाग। ठीक है, तो उसका यही स्ट्रक्चर है, बार बार नाग 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 आपस में जुड़ता चला जाएगा और लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक्सोस्केलेटन भी बनाता है किसका, आर्थ्रोपोड्स का, है ना। और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। पहला क्या है, सेल्यूलोज, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरा ये है। अब आइए इन्युलिन, ये फ्रक्टोज से बनता है ना। फ्रक्टोज बार बार आपस में ऐड कर करके हम लोग क्या बनाएंगे, एक लीनियर लंबा सा पॉलीमर बनाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं इन्युलिन। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज करता है पॉलीसैकेराइड का। इनफैक्ट हमारा बॉडी इसको ज्यादा स्टोर नहीं करता, इसीलिए इसका यूज किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने में। इन्युलिन जितना बॉडी में जाता है वो उतना बाहर आ जाता है ना, यूरिन के थ्रू, इसीलिए इसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं। डेक्स्ट्रीन है ना, ये भी एक तरह का होमोपॉलीसैकेराइड है, और जब ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च का हम लोग कर रहे होते हैं डाइजेशन, तो बीच में ये बनता है। ठीक है, बीच में एक इंटरमीडिएट है जो ये बनता है, डेक्स्ट्रिन। तो ये सब के सब क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड, जो एनिमल या फिर फंगस में पाए जाते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब है एक ही तरह का मोनोसैकेराइड्स बार बार ऐड होता जाए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, जब एक तरह का मोनोसैकेराइड नहीं आए, कुछ अलग अलग आए। मान लीजिए ए आ रहा है, फिर बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी, अगर कुछ अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड्स आ रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है हाइल्यूरोनिक एसिड, इसको हम लोग एनिमल सीमेंट कहते हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि ओवम है ना, एग, उसके चारों तरफ जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है, उसके बीच में होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड्स की मदद से क्या होता है, वो रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा का सेल्स आपस में जुड़ा होता है, इसीलिए एनिमल सीमेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा जॉइंट्स में ये लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। विट्रस ह्यूमर में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उम्बिलिकल कॉर्ड में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें अगर हम कॉन्ड्राइटिन का, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, ये सॉल्ट कॉन्ड्राइटिन, ठीक है, सॉरी ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कॉन्ड्राइटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हेपारिन के बारे में अगर बात करें तो ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है ब्लड में, तो ये भी क्या है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पेक्टिन्स के बारे में देखिए, इसे कहते हैं प्लांट सीमेंट, ये भी क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ पेक्टिन, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और मिडिल लैमेला का भी फॉर्मेशन यही करता है। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खास करके प्लांट या फिर एल्गी में भी ये पाया जाता है, सेल वॉल में। इसके अलावा आइवरी पाम,
एक प्लांट है, उसमें भी स्टोर्ड मटेरियल की तरह पाया जाता है, और इसका हम लोग आर्टिफैक्ट्स भी बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल आइवरी, है ना, इससे चीजें बनाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल था किसका, ये सब था हेट्रोपॉलीसैकेराइड का। अब बात करते हैं थोड़ा सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एक स्पेशल तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। बस इसमें खास बात यह है कि ये वाटर के साथ, प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये उसमें जाते ही कुछ स्मूथ, है ना, बहुत ही स्लाइमी सा लेयर बना सकता है, ये स्लाइमी होते हैं, इसीलिए वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल आप देखो, पेप्टिडोग्लाइकन। दूसरा है अगर अगर, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल वॉल बनाता है, चाहे वो नाग हो, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसके अलावा एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, और कुछ अमाइनो एसिड्स भी ऐड होते हैं, तो ये सब मिला के बनाता है पेप्टिडोग्लाइकन। जबकि अगर अगर देखें तो इसमें डी या एल गैलेक्टोज, है ना, और हर 10 यूनिट के बाद एक सल्फेट ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये बनता है अगर अगर। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, रेड एल्गी, ठीक है, और इसका लैब में भी यूज किया जाता है ना। तो स्पेशल डिस्टिंक्शन क्या, नेचुरल गम्स ये होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, है ना, जबकि फेविकॉल ये कैसा, सिंथेटिक एडहेसिव। तो नेचुरल गम जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, वो बहुत ही स्लाइमी होता है, तो वो है नेचुरल, ठीक है, और फेविकॉल क्या है, सिंथेटिक। तो वही देखना है कि स्लाइमी होता है जो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, उसे ही कहते हैं हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और ये एक तरह का स्पेशल टाइप है किस चीज का, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का। अब इसी चीज को यहां पर समराइज कर दिया गया है, ठीक है, कि अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट, आप जब पानी डालते हो तो कितने मोनोमर यूनिट में वो टूट गया, ठीक है। अगर वो एक ही यूनिट में टूटा हुआ है, 3 से 7 कार्बन का बना हुआ है, इसका मतलब वो है मोनोसैकेराइड। इसमें एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो पानी आप डालोगे तो वो टूटेगा नहीं, अनहाइड्रोलाइज होगा, और ये आपको इमीडिएट एनर्जी देगा। क्यों, क्योंकि इसका डाइजेशन करना ही नहीं है, ये अगर आपके बॉडी में गया तो सीधा एब्जॉर्ब होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट तुरंत। दूसरा ओलिगोसैकेराइड, ये 2 से लेकर 10 यूनिट का बना होता है, आप जब पानी डालोगे तो ये 2 से 10 अलग अलग यूनिट्स में टूट सकता है। इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, है ना। ये इमीडिएट मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू करवा देता है, इधर से उधर कहीं भी कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना हो इसके थ्रू हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स तो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, है ना, ये सब इसका एग्जाम्पल है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज का काम करता है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल हेल्प भी करता है ये आर्किटेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लिपिड्स के साथ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, या आपको लग रहा है कि कोई चीज ज्यादा डेप्थ में पढ़ना हो, तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।